Good morning, children. Today is 3rd July. So, we were doing data handling. In data handling, we have seen various things like mean, median, mode, and we all have done all that. Moving ahead with the next topic, we have bar graph. Next topic is bar graph. तो बार ग्राफ हम लोग ऐसे पहले अर्लियर क्लासेस में देख चुके हैं. वी नो हाउ टू ड्रॉ बार ग्राफ, वी नो हाउ टू इंटरप्रेट बार ग्राफ, बट देन अगेन बार ग्राफ होता क्या है? बार ग्राफ एक्चुअली इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा. अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हम लोग क्या कर रहे थे? जो गिवन डेटा था उसका मीन फाइंड कर रहे थे, कभी मीडियन फाइंड कर रहे थे और कभी मोड फाइंड कर रहे थे, यानी एनालाइज करने का अलग अलग टेक्निक था. अब जो हमारे पास डेटा है उसको एनालाइज करने के लिए हम लोग एक नया टेक्निक यूज करेंगे जिसको बोलते हैं बार ग्राफ. और चूंकि बार ग्राफ क्या है? दिस रिप्रेजेंट्स डेटा पिक्टोरियली. तो यहां पर हम लोगों को डेटा बस देखकर, बार ग्राफ देखकर डेटा के बारे में हम लोग बता सकते हैं कि क्या है और क्या नहीं है. तो बार ग्राफ इट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ बार्स ऑफ इक्वल विड्थ. बार्स ऑफ इक्वल विड्थ, ये लाइन इंपॉर्टेंट है. ये लाइन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहां पर जो हम लोग बार्स बनाएंगे, यहां पर जैसा कि हम देख रहे हैं एक बार बना हुआ है, बार ग्राफ बना हुआ है, सॉरी. तो यहां पर जो बार ग्राफ बना हुआ है, ये मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं अवेलेबल होने के कारण हम अभी आप लोग को व्हाइट बोर्ड में ही दिखा सकते हैं. तो यहां पर जो बार्स है इसका विड्थ इक्वल होना मैंडेटरी है. यहाँ थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, मे बी कि व्हाइट बोर्ड होने की वजह से बार्स का विड्थ इक्वल ना हो, बट आप जब ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो ये बार्स का विड्थ बिल्कुल इक्वल होना ही चाहिए. ये अलग अलग विड्थ अलग हो जाएगा, इसका सेंस भी डिफरेंट हो जाएगा. तो सेम बार ग्राफ जब हम लोग बनाएंगे एक डेटा सेट के लिए, तो हम लोग का बार्स का विड्थ इक्वल होना ही चाहिए. यही यहां पर बोला जा रहा है कि बार ग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. बार ग्राफ क्या है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है इन द फॉर्म ऑफ बार्स, बार्स के फॉर्म में ऑफ इक्वल विड्थ. ये जो बार्स है इसका विड्थ इक्वल होना चाहिए. इसको अभी हम लोग एक बार ग्राफ ड्रॉ करने सीखते हैं एक एग्जांपल से. तो अभी हमारे पास जो एग्जांपल है, एग्जांपल बोला गया द टेबल बिलो गिव्स द मार्क्स ऑफ 4 स्टूडेंट्स इन मैथ्स. तो कभी टेस्ट हुआ होगा, उसमें 4 बच्चों का मार्क्स दिया गया है. तो मार्क्स कुछ ऐसा है, स्टूडेंट ए बी सी डी 4 स्टूडेंट है हमारे पास. तो स्टूडेंट ए हैज गॉट 20 मार्क्स, स्टूडेंट बी हैज गॉट 40 मार्क्स, स्टूडेंट सी हैज गॉट 50 मार्क्स एंड स्टूडेंट डी हैज गॉट 35 मार्क्स. तो ये जो टेबल है, इस टेबल का जो डेटा है उसको हम लोग को बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है. तो बार ग्राफ बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले 2 लाइन ड्रॉ करते हैं. एक को बोलते हैं एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, और एक को बोलते हैं वाई एक्सिस जो कि वर्टिकल लाइन होता है. एक्स एक्सिस यहाँ एंड में एरो है और वाई एक्सिस के भी एंड में एरो. इधर एरो इसलिए नहीं क्योंकि हियर देयर वाज नो स्पेस. इसको आप लोग ग्राफ पेपर बनाओगे तो इधर इसको लाइन को एक्सटेंड करके यहाँ पर एरो दे सकते हैं हम लोग अगर चाहें तो. एंड सिमिलरली दिस कैन आल्सो बी एक्सटेंडेड. तो अभी हम लोगों के पास 2 एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस और एक y axis. Horizontal axis is called x axis, vertical axis is called y axis. तो हमारे पास टेबल में हम लोग देख सकते हैं कि 2 चीज है, एक स्टूडेंट का नेम है और एक मार्क्स है. तो 2 एक्सिस इसलिए है क्योंकि एक एक्सिस पे हम लोग स्टूडेंट्स का नेम डालेंगे और दूसरे एक्सिस पे उनका मार्क्स रिप्रेजेंट करेंगे. तो x एक्सिस पे भी हम लोग स्टूडेंट रखे हैं a b c and d, और y एक्सिस पे हम लोग मार्क्स रखते हैं. तो मार्क्स के लिए हम लोग देख सकते हैं टेबल में 20, 40, 50, 35. तो मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन्ड इज 50. तो आपको कम से कम 50 तक यहां पर रिप्रेजेंट करना है. तो हम लोग एक स्केल बनाएंगे कि किस स्केल के अकॉर्डिंग हम लोग मार्क्स रिप्रेजेंट करेंगे. तो हियर राइट नाउ वी हैव टेकन 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10 मार्क्स. ये हमारा स्केल है. 1 यूनिट स्केल इज इक्वल टू 10 मार्क्स, यानी कि एक यूनिट, दिस इज कॉल्ड 1 यूनिट. एक यूनिट में 10 मार्क्स है. फिर दूसरा यूनिट में फिर 10 मार्क्स है तो 10 10 20 हो गया. फिर तीसरा यूनिट में फिर 10 मार्क्स है तो 20 and 10 30 हो गया. ये स्पेसिंग भी इक्वल होना चाहिए.
क्योंकि ये हर स्पेस एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये स्पेस भी इक्वल होना चाहिए और ये हर स्पेस एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो इक्वल होगा ही। और जब आप लोग बार ग्राफ जो है ग्राफ पेपर में बनाएंगे, तो आप अपने ग्राफ पेपर में देखेंगे ऐसे हम लोगों का ग्राफ पेपर में इस तरह से लाइंस, बोल्ड लाइंस ड्रॉ किया हुआ रहता है और इस बोल्ड लाइंस के बीच में ऐसे स्मॉल स्मॉल डिविजन्स भी होता है। आप लोग ग्राफ पेपर देखेंगे तो ये आप लोग को क्लियरली नजर आ जाएगा उसमें। तो जब हम लोग ग्राफ पेपर देखेंगे, विजुअलाइज करेंगे, तो हम लोग देखेंगे जो दो बोल्ड लाइन है इन दोनों के बीच में 10 गैप्स होता है। इस तरह से काउंट करिएगा तो 10 गैप्स मिलेगा एक्स एक्सिस में भी और 10 गैप्स मिलेगा वाई एक्सिस में भी। तो ग्राफ पेपर में जब हम लोग इसको लोकेट करेंगे तो हम लोग इसको यूज करने की कोशिश करेंगे 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। या फिर ये यूनिट आप अपने एग्जाम्पल, आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। इट इज नॉट फिक्स कि आप इसको 10 यूनिटी 1 स्केल में 10 यूनिटी लें, आप 5 भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं, 50 भी ले सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। ये हम लोग क्वेश्चन देख के जज करते हैं। फिलहाल अभी हम लोग 10 लिए, तो A हैज गॉट 20 मार्क्स, यानी कि 2 यूनिट में जाना है हम लोग को। तो A के लिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे 20 कहाँ है, 20 से यहाँ हम लोग उसको ऐसे एक्सटेंड करेंगे और इसके बाद A के लिए ऐसे 2 लाइन ड्रॉ कर देंगे। This is the bar representing marks of A. Similarly, B का हम लोग देखेंगे 40 है, तो 40 के सामने से हम लोग लेंगे और ये अकॉर्डिंगली हम लोग फिर B के लिए एक बार बना लेंगे। अकॉर्डिंगली C के लिए फिर 50 के सामने से लेकर जाएंगे और बनाएंगे हम लोग। और D के लिए देख रहे हैं 35 है, तो यहाँ पर हमारे पास इस स्केल में हम लोग 1 यूनिट 10 मार्क्स कर लिए हैं, तो हम लोग के पास 5 नहीं है, 10, 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन। बट हम लोग को चाहिए 35, तो 35 लाइज इन बिटवीन 30 एंड 40, 35 लाइज इन बिटवीन 30 एंड 40। और अभी बताया जब आप लोग ग्राफ पेपर यूज करेंगे तो 2 बोल्ड ब्लॉक्स के बीच में, 2 एक यूनिट के बीच में यहाँ पर 10 स्मॉल डिविजन्स मिलेगा आपको। तो अगर हमारे पास यहाँ 10 स्मॉल डिविजन होगा तो ये 30 है, तो नेक्स्ट 31, 32, 33, 34, 35, बीच वाला 35 मिलेगा। तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ से ग्राफ पेपर पे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और बार ड्रॉ कर लेंगे 35 वाले लाइन से। दिस इज द वे हाउ वी ड्रॉ द बार ग्राफ। आई फील कि तुम लोग को बार ग्राफ बनाना समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है और इसको इंटरप्रेट करना और भी ज्यादा आसान है। तो अभी हम लोग एक बार ग्राफ ड्रॉ किए जिसमें हम लोग के पास सिर्फ 4 स्टूडेंट का मार्क्स है, A, B, C एंड D। तो जो 4 बार ग्राफ बनाए हैं उनका नेमिंग कर देंगे। फर्स्ट, ये जो 20 रिप्रेजेंट कर रहा है ये किसके लिए? A के लिए। ये जो 40 रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंड वन, ये किसके लिए? B के लिए। और नेक्स्ट C के लिए और उसके बाद D के लिए। तो ये A, B, C एंड D। तो अब हम लोग ये ग्राफ देखकर इंटरप्रेट कर सकते हैं। A has got how many marks? 20. B has got how many marks? 40. तो इस तरह से ग्राफ को इंटरप्रेट करना बहुत ज्यादा आसान होता है। बिना टेबल देखे, बिना डेटा इवैल्यूएट किए हम लोग ग्राफ देखकर ही बता सकते हैं कि हम लोग का डेटा सेट में क्या है और क्या हो रहा है। This is the way how we represent the bar graph. So now coming with the next example. Next example में हमारे पास है जो डेटा उसको हम लोग को फिर से बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना। तो यहाँ पर डेटा दिया हुआ स्टूडेंट A, B, C, D जैसा कि हम लोग पहले एग्जाम्पल में लिए थे। बट पहले जो हम लोग एग्जाम्पल लिए थे वहां पर जो हमारे पास डेटा सेट था उसमें मार्क्स ऑफ मैथ्स दिया हुआ था सिर्फ, यानी कि एक डेटा दिया हुआ था, एक स्टूडेंट का एक ही मार्क्स दिया हुआ था। अब यहाँ पर हम लोग को 2 टाइप का डेटा एक ही टेबल में दिया हुआ है। स्टूडेंट है, स्टूडेंट का नेम है ABCD एंड देन मार्क्स इन मैथ्स एंड मार्क्स इन इंग्लिश। इट मींस दैट टेबल रिप्रेजेंट्स 2 values at the same time. That is, student A has got 80 marks in maths,
60 marks in English. Student B has got 60 marks in maths, 75 marks in English. Student C has got 50 marks in maths, 45 marks in English. And similarly D has got 70 marks in maths and 65 in English. Now we will represent this given data in bar graph. तो हम लोग बार ग्राफ में जैसा कि पढ़े थे कि we have two axes, x axis and y axis. The horizontal axis is x axis and the vertical axis is y axis. तो y axis में हम लोग पहले की तरह मार्क्स लिख लिए हैं. Here we have marks and x axis में हम लोगों के पास है स्टूडेंट्स A, B, C and D. तो एक बार हम लोग पहले बार ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं. तो मार्क्स इन मैथ्स स्टूडेंट A हैज गॉट 80 मार्क्स. तो A के लिए हम लोग 80 मार्क्स का एक बार बना लिए. साथ में पता है कि स्टूडेंट A के लिए इंग्लिश का भी मार्क्स दिया हुआ है जो कि 60. तो इसी के साथ अटैच सटा हुआ एक और बार बनाएंगे जिसका डेटा 60 को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि दिस इज द मार्क्स ऑफ A फॉर इंग्लिश. ये जो है ये मार्क्स है A का इंग्लिश के लिए और ये जो है मार्क्स है A का मैथ्स के लिए. सिमिलरली हम लोग बनाए मार्क्स ऑफ B निकालते हैं. B का मार्क्स इन मैथ्स है 60 एंड इंग्लिश 75. अकॉर्डिंगली फिर से हम लोग ड्रॉ कर लिए मैथ्स और उसके बाद इंग्लिश. तो B का भी ड्रॉ हो गया. अब एक चीज इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि अगर हम पहले मैथ्स बना रहे हैं फिर इंग्लिश बना रहे हैं तो हमेशा पहले मैथ्स फिर इंग्लिश बनाएंगे. सिमिलरली C के लिए भी पहले मैथ्स का बनाएंगे विच इज 50 और फिर इंग्लिश का बनाएंगे विच इज 45. सिमिलरली D के लिए भी बनाएंगे हम लोग पहले मैथ्स का बनाएंगे विच इज 70 और फिर इंग्लिश का बनाएंगे विच इज 65. तो इस तरह से हम लोग A का मैथ्स इंग्लिश दोनों बना लिए, B का भी मैथ्स और इंग्लिश दोनों बना लिए, C का भी और D का भी. तो हम लोग देख रहे हैं कि एक ही ग्राफ में हम लोगों ने दो डेटा सेट को रिप्रेजेंट किया है, मैथ्स का भी और इंग्लिश का भी. तो इस तरह का काम करने के बाद हम लोग को अपने इसको हम लोग बोलते हैं डबल बार ग्राफ. दिस इज कॉल्ड डबल बार ग्राफ. तो हम लिख देते हैं यहां पे दिस इज कॉल्ड डबल बार ग्राफ. और एक चीज ये जो यूनिट है ये मेंशन करना हर बार जरूरी होगा हर ग्राफ में कि हम लोग यूनिट कितना लिए, 10 मार्क्स का लिए, 5 मार्क्स का लिए, 50 मार्क्स का लिए, 100 मार्क्स का लिए, whatever you have taken. So you need to write that 1 unit is equals to 10 जो भी है मार्क्स है, चॉकलेट्स है, कार्स है, whatever you have in your data that you need to write in the top right hand side corner of the bar graph. तो अभी हम लोग इतना बनाने के बाद डबल बार ग्राफ में एक और चीज करना जरूरी होता है, शेडिंग. शेड करने से हम लोगों को पता चल जाता है कि कौन सा मैथ्स का है, कौन सा इंग्लिश का है, या व्हाटएवर जो दो डेटा सेट रिप्रेजेंट किए कौन सा बार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है. अभी तो हम लोग मैथ्स और इंग्लिश लिख दिए हैं यहाँ पर, बट अगर नहीं भी लिखे होते तो हम लोग क्या करते, एक डेटा सेट वाले को जैसे इंग्लिश को हम सेट किए यहाँ पे, तो अगर इंग्लिश को सेट किए तो सिमिलर शेडिंग इज रिक्वायर्ड इन एवरी डेटा सेट फॉर द इंग्लिश मार्क्स. ये जो शेडिंग है ये सिमिलर होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, अलग टाइप का नहीं करेंगे, पहली बात. और दूसरी बात कि अगर हम लोग इंग्लिश वाले बार को सेट कर रहे हैं तो हर स्टूडेंट के लिए इंग्लिश वाला ही बार सेट करेंगे. ऐसा कभी नहीं करेंगे कि ए के लिए इंग्लिश सेट कर दिए, बी के लिए मैथ सेट कर दिए या सी के लिए कुछ और सेट कर दिए, ऐसा कभी नहीं. अगर हम लोग एक इंग्लिश को सेट कर रहे हैं तो हर डेटा सेट के लिए इंग्लिश का ही सेटिंग होगा. अगर मैथ्स को सेट कर रहे हैं तो मैथ्स का ही सेटिंग होगा, विच एवर इज रिक्वायर्ड. तो अकॉर्डिंगली जब हम लोग ये सेटिंग करनी है तो ये बार ग्राफ हम लोग का कंप्लीट है. अब हम लोग देख के क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं देयर इज डिफरेंस बिटवीन मैथ्स एंड इंग्लिश बार्स. बट अगर ये लिखा नहीं होता, अगर ये यहाँ पर मैथ्स लिखा ना हो, यहाँ पर इंग्लिश लिखा ना हो, तो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा बार मैथ्स का है, कौन सा इंग्लिश का है, इफ वी हैव नॉट रिटन इट लाइक दिस, और इंग्लिश वाले में भी ना लिखा हो. तो हम लोग क्या करते हैं,
अपना बार ग्राफ कंप्लीट करने के बाद एक इंडेक्स बनाते हैं डबल बार ग्राफ में। हम लोग ऐसे दो छोटा छोटा बॉक्स बनाएंगे और एक बॉक्स को हम लोग ऐसे सेट कर दिया। तो अब ये क्या है, ये व्हाइट बॉक्सेस किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहां व्हाइट बॉक्सेस रिप्रेजेंट्स मैथ्स। व्हाइट बॉक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, मैथ्स को। यहां पर हम लोग लिख देंगे मैथ्स। और ये जो शेडेड बॉक्स है, शेडेड बार्स है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शेडेड बार इंग्लिश के मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। शेडेड बॉक्स के सामने हम लिख देंगे इंग्लिश। नाउ योर डबल बार ग्राफ इज कंप्लीट। विदाउट दिस इंडेक्स दिस बार ग्राफ इज इनकम्प्लीट। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर मैथ्स और इंग्लिश ये मेंशन ना करें तो ये कैसे मालूम चलेगा कि कौन सा बार मैथ्स के मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा बार इंग्लिश के मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मालूम करने के लिए ये हम लोग इंडेक्स देखते हैं और इंडेक्स से हम लोग को पता चलता है जो व्हाइट है, जो अनशेडेड है वो मैथ्स है और जो शेडेड है जिसमें हम लोग लाइंस ड्रॉ किए हैं वो इंग्लिश है। इन दिस मैनर वी हैव कंप्लीटेड आवर बार ग्राफ। तो आज हम लोग सिंगल बार ग्राफ भी बनाना सीखे और डबल बार ग्राफ भी बनाना सीखे। So now it's time for your work. So now today we have studied how to draw bar graph, single and double. So it's now time for your work. You will be doing exercise 6.3, question number 2, 3, 5 and 6. इसमें दो सिंगल बार ग्राफ है और दो डबल बार ग्राफ है। You need to draw all the 4 bar graphs in your copy. Copy means graph copy. So you need to have a graph copy and then draw these 4 questions in your copy. Thank you everyone. और अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है, do contact me, do contact your respective teacher. Thank you everyone.